नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर लें जरा राहुल गांधी का जो अभी एक नया अवतार देखने को मिल रहा है, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है। कल वो पार्लियामेंट में बोले और उसका जो कल पार्लियामेंट की स्पीच थी वो अडानी के ऊपर हमला, मैं उसको आपके साथ थोड़ा लार्जर पिक्चर को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो भी राहुल गांधी कल बोले हैं वो कुछ ऐसा नहीं नया नहीं बोले, वो इन चीजों को लगातार पिछले बहुत दिनों से इन बातों पे बोलते रहे हैं। कल उनका हमला बिल्कुल ठीक से मोदी जी के ऊपर था, उनका हमला बीजेपी के ऊपर था, और कल उन्होंने एक और बात किया, उन्होंने योगी जी के ऊपर भी हमला किया। योगी जी मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राहुल गांधी अब जो भी काम कर रहे हैं, जैसे पहले वो कुछ कहते थे ना घुमा फिरा के कहीं कुछ नहीं कह रहे, वो बिल्कुल हेड ऑन, साफ साफ, हम दो हमारे दो। ये उनका पिछले कई वर्षों से, वो मतलब पिछले 2-3 वर्षों से वो बार बार कह रहे हैं हम दो हमारे दो, मतलब मोदी जी, अमित शाह, अंबानी और अडानी। अब उसके बाद आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो खुद इवॉल्व होते जा रहे हैं, वो शार्प फोकस करते जा रहे हैं कि किसके ऊपर फोकस करना है, क्या चीज फोकस करनी है। क्योंकि 2-3 चीजें समझना होगा। मोदी जी के मतलब आफ्टर मोदी जो सरकार चला रहे हैं वो 2 लोग चला रहे हैं, अमित शाह और अजीत डोवाल साहब। अब राहुल गांधी बिल्कुल स्पेसिफिकली अपने भाषणों में भी, अपने संसद के अंदर भाषण में भी, संसद के बाहर के भाषण में भी, वो बिल्कुल शार्पली फोकस अमित शाह और डोवाल साहब को कर रहे हैं। जहां तक मोदी जी की बात है, वोट के मामले में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के बाद जो सबसे ज्यादा अगर किसी पे डिपेंडेंट है तो वो योगी जी हैं, और अब ये बिल्कुल सीधे सीधे योगी जी के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। मैं इस पे आगे आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक लार्जर पिक्चर आपको समझने के लिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जरा समझना जरूरी है। योगी जी पर क्यों हमला है एकदम से, मतलब राहुल गांधी को क्या सूझी कि योगी जी को के ऊपर उन्होंने, जैसे मोदी जी को और उनको, वो क्या है योगी जी के ऊपर भी। अब एक चीज ये समझना होगा कि योगी जी एक बड़े हिंदुओं का जो आस्था का जगह है गोरखनाथ टेम्पल, उसके महंत हैं। तो ये जो मठ, मंदिर, गेरुआ, भगवा और हिंदुत्व, ये सब एक कर दिया गया है। ये इस हद तक एक कर दिया गया है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता दूं। रामदेव जी का हिंदुत्व इससे कोई लेना देना नहीं है, वो शुद्ध एक बिजनेसमैन है। अब वो बाबा रामदेव हो गए हैं, किस लिए हो गए? क्योंकि वो गेरुआ पहनते हैं। भाई वो सिखाते थे योग, कोई फ्री में तो सिखाते नहीं थे। उनके जो सुबह के पार्क जहां पे आते थे उसमें भी पैसा लगता था, टीवी चैनल पे आते थे वहां भी पैसा लेते थे। अब वो योग करते करते वो इतना पतंजलि जो उन्होंने वो कर दिया, वो पैसे के प्रोडक्ट करते हैं, तो वो लाला रामदेव ज्यादा हैं। लेकिन भगवा पहन लेते ही उन्होंने अपने को बाबा रामदेव कर लिया, और वो ये चाहने लगे कि उनको वो इज्जत मिले जो एक किसी धार्मिक गुरु को मिलती है। ये मैंने इसलिए कहा कि ये एक कई बार होता है कि बीजेपी में या किसी भी पार्टी में बहुत से फौजी लोग पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। उसके बाद वो आके जब कहीं बैठते हैं और कोई उनके उस कृत्य पे कुछ बोले तो कहते नहीं नहीं फौज पे हमला, ये फौज पे हमला। वो तो भाई आप एक पार्टी के अगर सदस्य हो और कहीं सार्वजनिक जगह पे जाके बहस कर रहे हो तो वो आप, मतलब ये दोनों को अलग करने की बात मैं कर रहा हूं। अब हो क्या जाता है कि अगर योगी जी पे कोई बात कहता है, कोई हमला करता है, तो सीधे वो उनका मठ, उनका भगवा, ये सब चीजें सामने आ जाती हैं। और किसी की भी ये हिम्मत नहीं होती है कि उस तरह के, क्योंकि वो हिंदू धर्म के एक प्रतीक है, तो उससे कोई बात करे। जब उन्होंने योगी जी पर बयान दिया तो उन्होंने शायद मेरे ख्याल में उस व्यवस्था की बात उठाई, उन चीजों की बात उठाई जो दबे छुपे तो अब विपक्ष वाले बोलते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। उन्होंने, जैसे एक लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, बार बार सब जगह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अव्वल दर्जे का, वहीं पे लखीमपुर खीरी में, मतलब कोई उसको बोलता नहीं, सेंट्रल केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री का लड़का, और कब उन किसानों को, जो उसके ऊपर आरोप है कि किसानों को रौंद के जीप से मार डाला, और उस इंसिडेंट से पहले वहां मौजूद कौन है? उप मुख्यमंत्री, जो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई इनको उप मुख्यमंत्री और मंत्री को नहीं कहना चाहिए था। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सच्चाई कहीं ना कहीं आ जाती है। जब राहुल गांधी इस पे अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं उस बुलडोजर के कल्चर पर भी करते हैं। कोई नहीं बोलता, क्योंकि जो देश है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, न्याय से चलेगा, इन सब से चलेगा, या पुलिस के हाथ में आप न्याय का भी वो दे देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगे वहां बुलडोजर चलवा दो। खैर, जो राहुल गांधी की जो मुझे बात समझ में आ रही, जो मैं जैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, वो बार बार एक चीज को कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि
जो भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तो उसमें कई बार उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अलग अलग फोरम पे भी जो वो शाम को जो वो भाषण देते थे, वो बार बार ये कहते थे कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये लोगों का को समझने के लिए है, उन लोगों की समस्याएं समझने के लिए है, और इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो विचारधारा एक देश में इस समय चल रही है हिंदुत्व वाली, उससे लड़ने की बात है। क्योंकि बीजेपी बार बार जब आप कहिए तो आज भी वो पार्लियामेंट में कि हम जीत गए, वो हार गए, हम जीत गए, वो सीट के हारने जीतने को अपनी विचारधारा से जोड़ दी है। क्योंकि एक चीज समझना होगा, आरएसएस 1925 से काम कर रहा है, तो अगले 2 साल बाद 100 वर्ष हो जाएंगे। वो विचारधारा का काम करते हैं, वो केवल विचारधारा का, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर हो, शाखा हो, वो एक विचारधारा जो उनके हिसाब से ठीक है, उस विचारधारा को पुश करते हैं। उनका एक अलग विचारधारा है। उनकी विचारधारा के अनुसार आज़ादी के आंदोलन में उन लोगों ने भाग नहीं लिया, वो उनकी विचारधारा थी। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ये उनकी विचारधारा थी। आज़ादी के आंदोलन से पहले जो कुछ सरकारें बनी थी, इंटरिम सरकार, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ये उनकी विचारधारा थी। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ कि जो आज़ादी मिली उसमें सबसे बड़ी विचारधारा जो उस समय थी वो कांग्रेस थी, और उस कांग्रेस को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद गांधी जी कांग्रेस के उस सरकार वाले पक्ष को नहीं कभी हैंडल कर रहे थे। गांधी जी का हरदम कांग्रेस के उस सामाजिक पक्ष को, उस सामाजिक बदलाव की, उस आंदोलन की, उन वंचितों की बात करने की थी। गांधी जी की मृत्यु हो गई जनवरी 1948 में, कांग्रेस ने सरकार बना ली, तो अब कांग्रेस का विचारधारा से कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है कि 1947 के बाद आज तक कांग्रेस ने कोई विचारधारा की कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। वो विचारधारा हमें पसंद हो नहीं पसंद हो अलग बात है, कोई विचारधारा की बात नहीं कही है। आजादी के बाद जो अगर विचारधारा की बात करें, खास करके आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें एक समाजवादी आंदोलन की थी, एक समाजवादी विचारधारा की थी। उसमें बहुत से नेता हुए, लेकिन कुछ मैं सबके नाम लेना, मतलब आप डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, अगर मैं इन दो लोगों का नाम लूँ, और इसके बाद बहुत से सब लोग हैं, तो वो एक आंदोलन था। वो सामाजिक बदलाव की बात करते थे, वो बहुत सी चीज़ों की बात करते थे, वो आर्थिक मुद्दों पे बात करते थे, वो इन सब की बात करते थे। लेकिन उनके शिष्यों ने जो उस लिगेसी को आगे लेके चले, उन्होंने समाजवादी आंदोलन का जो सामाजिक पक्ष था वो मंडल कमीशन के माध्यम से सत्ता हथियाने का उन्होंने एक उसको टूल बना लिया। सत्ता कैसे आ जाए, वो मंडल कमीशन आया और उन्होंने सत्ता, क्योंकि जो कुछ मूल बातें समाजवादी आंदोलन डॉक्टर लोहिया या इनकी थी, परिवारवाद, पैसे का सबको भाई बराबरी पैसा, वो मैं 3-4 उदाहरण दे दूं। आज की तारीख में वो समाजवादी जो अपने को उसका ये कहते हैं कि हम लोग उनके लीगल हेयर हैं, मतलब हम ही उसको चलाने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव कितना अच्छा परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और कितने पैसे नहीं कमाए हैं, कितने साधारण ढंग से रह रहे हैं, ये सामने जग जाहिर है। लालू प्रसाद यादव जी सेम, अगर आप वो करें, रामविलास पासवान जी, नवीन पटनायक जी, जिनके पिताजी हालांकि समाजवादी आंदोलन के नहीं थे, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ, देवेगौड़ा साहब कर्नाटक में, देवीलाल और चौटाला जी, ये सब लोग समाजवादी आंदोलन नहीं, लेकिन उस जनता दल, जनता परिवार, जो जनता पार्टी और जनता दल ने अपने को समाजवादी आंदोलन का ये माना कि नहीं हम लोग असली हैं, यही है समाजवादी आंदोलन की पार्टी। इसमें कोई समाजवादी आंदोलन आज नहीं कर रहा है। एक दूसरी विचारधारा चली, वामपंथियों की विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा, वो वेस्ट बंगाल और केरल तक उसका ज्यादा दबदबा था। यूपी और बिहार और इन बाकी जगहों पर भी रहता था, लेकिन वो अंत में सीमित रह गई थी वेस्ट बंगाल और केरल। आज उसका वेस्ट बंगाल में भी बुरा हाल है, कोई नहीं पूछने वाला है। और वहां भी वही समस्या यह है कि अगर मेरे कुछ वामपंथी मित्र इससे गुस्सा हो जाएंगे, मैंने पहले भी 1-2 एपिसोड किए थे, लोगों को गुस्सा लगा था। वहां भी जो उनका पोलिट ब्यूरो है, वहां पे भी अपर कास्ट डोमिनेशन है। वहां पे कोई दलितों की बात नहीं होती। अभी हाल के दिनों में पहली बार उनके पोलिट ब्यूरो में, उनके शायद 50-60 साल के इतिहास में पहली बार कोई दलित उस पोलिट ब्यूरो का मेंबर बना। ये उनको बुरा लगेगा, लेकिन वहां दबदबा अपर कास्ट का है, बात करते हैं दलितों और वंचितों की। और दूसरा जो एक विचारधारा में जो एक आपसी खींचता, वो समाजवादी आंदोलन भी उसी लिए वो हुआ। लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग अगर एक साथ नहीं चल पाए, आप वामपंथी विचारधारा देख लीजिए। ज्योति बसु को प्राइम मिनिस्टर बनना तय था, उनकी कुर्सी किसने हटाई, खींचना नहीं बोलूंगा, किसने हटाई, हरकिशन सिंह सुरजीत को, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने। मैं अभी भी ये मानता हूं कि वामपंथी विचारधारा है कि उनकी कुछ ट्रेनिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने
एग्जाम्पल सेट किए। सोमनाथ चटर्जी को जब स्पीकर बनाया गया और जब मौका आया तो उन्होंने उस स्पीकर के पद की मर्यादा रखी और अपनी पार्टी से अलग हटके उन्होंने अपना, तो ऐसे इंडिविजुअल हैं और वो इसलिए थे क्योंकि उनकी विचारधारा वामपंथी थी और इसलिए वो ये कर पाए। मैं एक और दो आंदोलन की बात इसलिए कर लूं क्योंकि आपको और हमको ये समझना आसान हो जाएगा कि राहुल गांधी बार बार ये विचारधारा की क्या बात करते हैं। सामाजिक बदलाव के दो आंदोलन की बात और करना आवश्यक है। दक्षिण भारत में पेरियार का आंदोलन था जो उन्होंने बिल्कुल ठीक से उस आंदोलन को चलाया और वो सेट होकर आज तमिलनाडु में जो द्रविड़ आंदोलन है वो एक तरह से सेट हो गया है, वहां वो सफल रहा। उत्तर भारत में उसके बाद काशीराम जी ने वो वामसेव के नाम से एक बड़े सामाजिक आंदोलन को चलाया और सक्सेसफुली चलाया। लेकिन आज उस आंदोलन के जो लीगेसी हैं और जो उसकी लेके चल रही है मायावती जी हैं। मायावती जी आपको लग रहा है कि कोई दलितों वंचितों की जिस तरह की बात करती हैं वो केवल बात करती हैं, उस आंदोलन के बारे में तो नहीं है। जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इत्यादि इत्यादि, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि देखिए हो सकता है अभी क्या बात हो रही है, बार बार विपक्षी एकता ठीक नहीं है, वो विपक्षी हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा। राहुल गांधी को 21 नहीं सबको बुलाना चाहिए था, विपक्षी एक होकर लड़े, एक साथ लड़ेंगे तभी मोदी को हरा सकते हैं। हो सकता है कि विपक्षी एकता एक हो जाए, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी की इतनी ज्यादा हो सकता है एंटी अडानी जी के चक्कर में 2024 में मोदी जी या बीजेपी को अपदस्थ कर लिया जाए, उनको हटा दिया जाए। लेकिन क्या जो मूल समस्याएं हैं जिसको आज राहुल गांधी जिसको उठा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगी 2024 में? अगर मोदी जी हार जाते हैं या बीजेपी हट जाती है तो क्या खत्म हो जाएंगे? राहुल गांधी ने विचारधारा की लड़ाई को तपस्या का नाम दिया है, उसको तपस्या बोल रहे हैं। और जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको उन्होंने तप कहा है एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जरा तपस्या करके आओ, तुम एक ऐसा करो उसमें पार्टी तुम जरा 3000 4000 किलोमीटर चल के आओ, ये वो खुद आगे चल रहे हैं, सबसे आगे वो चल रहे हैं। और इन सबके बीच जो ज्यादा बड़ा सवाल वो विचारधारा का है क्योंकि वो मूल रूप से एक प्रश्न है कि इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र आजकल जो G20 का आप देख रहे हैं, बड़े जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये जो देश है उसकी व्यवस्था उन 3% लोगों के लिए होगी के हिसाब से होगी या उनके लिए होगी या उन 97% 97% पॉपुलेशन के लिए the policy of the country, the management of the country will be done for the 97% or for 3%. This is the question which is to be addressed. 2024 में जीतते हैं हारते हैं ये अलग बात है क्योंकि 2024 में जीत गए 2029 में फिर वो वापस आ गए क्योंकि आप विचारधारा से अगर नहीं लड़ेंगे तो आप ये बात एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे। भाई इस देश में कुछ 54 सीट लेके भी चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई 70 सीट लेके प्राइम मिनिस्टर बन गया, ऐसा नहीं। तो ये नंबर गेम में प्राइम मिनिस्टर बनना इज नॉट द, जो मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने मूल प्रश्न पर काम करना शुरू किया है। और आजादी के बाद कांग्रेस में ये मैं पहली बार ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा हूं। समाजवादी आंदोलन के बहुत से आंदोलन है, उसमें क्या बात करें, लेकिन कांग्रेस में ये पहली बार इस तरह का कोई आंदोलन होता दिखाई दे रहा हूं। वो राहुल गांधी बिना लाग लपेट के आरएसएस को, मोदी जी को, अमित शाह को, डोभाल साहब को जो देश चला रहे हैं उनको बात कर रहे हैं, किस तरह से एजेंसी का यूज हो रहा है वो इसको भी एड्रेस कर रहे हैं कि अडानी जी को सारे नियमों को ताक पर रखकर, जैसे पहले नगर सेठ नहीं होता था, बड़े राजाओं के उसमें नगर सेठ होता था, वही से पैसा लाता था, फिर जब जरूरत पड़ती थी तो वही राजा को पैसा देता था, व्यापार वो करता था। तो आज जो एक कहीं स्थिति हो रही है अगर आप देखिए तो अडानी जी को क्या हो रहा है, वो भारत के सेठ बनाने के चक्कर में है ना। वो कह रहे हैं कि इंडिया, मतलब अगर अडानी जी से कोई पूछे कि पैसा कहां से आया या आपने गलत क्या तो कह रहे हैं भारत के ऊपर आक्रमण है। तो बिहेवियर तो ये कर रहे हैं कि वो इंडिया के सेठ हो गए हैं, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया। और वो एक और कोशिश में है, अब वो कोशिश में है कि बीजेपी कोशिश में है कि वो सब कोशिश में है कि वो हिंदुत्व का सेठ भी, मतलब उनका मतलब हिंदुत्व, वो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज और है, एक चीज जरा आपको और हमको भी समझना होगा, पहली बार आरएसएस की विचारधारा चैलेंज हो रही है। क्योंकि अभी तक क्या होता था ना, लगता था कि बस सरकार बन जाएगी और सरकार बन जाना इज द लक्ष्य, इज द एंड। और ये गलती समाजवादियों से, गलती कही है जो भी कही है उस समय, गलती कहना कह इतने बड़े नेता हैं, समाजवादी लोगों ने कितनी बार, एक दो बार नहीं, कितनी बार आरएसएस के साथ मिलके आरएसएस
को अपनी कॉस्ट पे समाजवादी और वामपंथी तो ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं मिले, लेकिन समाजवादी मिलकर अपनी कॉस्ट पे उनको बढ़ने का मौका दिया है। वो एक नहीं 50 उदाहरण है, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप इसको समझते हैं। क्योंकि जो ये आरएसएस का जो चैलेंज है, 100 साल की जो संस्था है, उससे वो डायरेक्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे सीधी बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये खतरा यहां से है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राहुल गांधी के ऊपर जो इस समय जो विचारधारा का है, वो हमला और तेज होगा। क्योंकि अब वो बार बार कहा जा रहा है ना कि वो एक भ्रष्टाचारी जो है वो जेल से वो बाहर हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके यहां सबूतों के अभाव में लोग, मतलब जघन्य अपराधों में, हत्या जैसे अपराधों में लोग बाहर मिलकर घूम रहे हैं और मंत्री बने हुए हैं। ये वो लोग कह रहे हैं। क्योंकि एक चीज और समझिए, गांधी जी की तरह इस देश के आवाम को फिर एक बार एक सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन करना होगा। अभी आंदोलन कितना सक्सेसफुल होगा, कितना टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, लेकिन बिना उस आंदोलन के देश का जो ऐसा सपना लोगों ने देखा था, जैसे देश होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश जैसा होना चाहिए, वो बिना इस सामाजिक आंदोलन के नहीं होगा। एक चीज मैं याद के लिए आपको बता दूं, 1919 में रॉलेट एक्ट आया। गांधी जी ने उसके अगेंस्ट में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। फरवरी 2022 में चौरी चौरा में थोड़ी हिंसा हुई, गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया, और फिर गांधी जी पूरे 8-9 साल वो केवल सामाजिक उस पर काम करते रहे, केवल सामाजिक उस पर काम, कोई आंदोलन नहीं हुआ। कांग्रेस जैसी संस्था 8-9 साल केवल सामाजिक इश्यूज पे काम करती रही, आंदोलन नहीं किया। पहला आंदोलन उन्होंने फिर आके 1930 में दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह किया। बीच का 8-9 साल हिस्सा उन्होंने केवल तैयारी की थी। तो शायद ये जो राहुल गांधी जिस राह पे चले हैं, वो राह 2024 में शायद नहीं खत्म होगी। 2024 में बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, नहीं जीते, केजरीवाल साहब जीत जाएं, केसीआर साहब प्रधानमंत्री बन जाएं, ममता बनर्जी जी प्रधान, ये शायद इससे ज्यादा बड़े इशू को आज राहुल गांधी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप उस नजरिए से देखने लगेंगे तो आपको भी कुछ चीजें ज्यादा साफ दिखाई देने लगेंगी। आपको दिखाई देने लगेगा कि ये एक सामाजिक बदलाव का आंदोलन है, जिसका शायद शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।